नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में जिन्ना पर सियासत गर्मा गई है। कल अखिलेश यादव ने जिन्ना पर बयान दिया था। अखिलेश के बयान पर आज सीएम योगी ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि पटेल से जिन्ना की तुलना शर्मनाक है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी आक्रामक अंदाज में जवाब देते हैं। उन्होंने कहा ये तालिबानी सोच है, ये विभाजनकारी मानसिकता है। जब हम पटेल को याद करते हैं तो सभी जानते हैं रियासतों को एक करने में उनका बहुत बड़ा रोल था जंग आज़ादी में, और उसके बाद जब आज़ादी मिलती है तो वो पटेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण चैलेंजिंग काम किया। लेकिन वो एक ही यूनिवर्सिटी में वो सब पढ़ते थे और स्वतंत्रता सेनानी इस तरह के जब बयान सामने आए तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार वार हो रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री ने जो है जवाब देते हुए कहा कि बकायदा अखिलेश यादव को अपने इस बयान को लेकर देश प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये तुलना ही बेकार है। जिन्ना टू नेशन थ्योरी सभी जानते हैं, लेकिन पटेल जिन्होंने रियासतों को एक किया, भारत को एक किया, कुल मिलाकर तुलना ही बेकार है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, यह वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। तो अखिलेश यादव अपने इस बयान पर माफी मांगे। अब वो बयान भी हम आपको सुना देते हैं जिस पर ये पूरा विवाद हुआ है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। और जब से बयान सामने आया है तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं आ रही। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, एक बार वो भी सुन लीजिए। करण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। वो साइकिल पे किसी को सवार करते हैं, वो पंचर होती जा रही है। तो अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं।
और इसलिए अब वो तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को सरदार पटेल जी के साथ जोड़ते हैं, और जो कि एक राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी, जो एक कहते हैं आइकॉन है भारत के। तो ये अपमान है, और इस अपमान के लिए अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है 2022 के चुनाव में। अभी समाजवादी नहीं है, वो जिन्नावादी पार्टी हो चुकी है। क्योंकि अगर देश के महापुरुषों से विभाजनकारी की तुलना की जाए तो ये अपने आप में देश के तमाम महापुरुषों का अपमान है, और इसके लिए मुझे लगता है कि उन्हें देश के सभी लोगों से माफी मांग लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इस बयान पर सियासत जो है वो गर्म ही होगी और रोजाना नई बातें सामने आएंगी। एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है। केदारनाथ में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का विरोध हुआ है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कड़ा विरोध हुआ है। पुरोहितों ने त्रिवेंद्र रावत को जो है काले झंडे दिखाए। मदन कौशिक, धन सिंह रावत, इन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहित भड़के हुए हैं। देवस्थानम एक ऐसा विषय है, सबसे बड़ी बात यह है, ये माना जाता है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई है तो उसका एक बड़ा कारण देवस्थानम बोर्ड ही रहा। और आज वो तस्वीर फिर से नजर आती है जब उनका विरोध होता है। देहरादून के मेयर भी पहुंचे हुए थे उनके साथ, लेकिन इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो पंडित पुरोहित हैं उनका कहना है कि उनके हकों पर दरअसल सरकार ने ये बोर्ड बना के डाका डाला है, और इस वजह से लंबे समय से नाराजगी है। वो बार बार अल्टीमेटम देते हैं कि इसे भंग किया जाए। आश्वासन मिल रहा है, लेकिन फिलहाल ये नाराजगी बताती है कि वो सरकार के आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है। और आज ये वीडियो भी सामने आया है विरोध का, आप देख भी पा रहे हैं। विरोध न सिर्फ झेलना पड़ा, बल्कि वहां से 2 और उनके साथ नेता थे, बड़े नेता थे, जिन्हें वापस भेजा गया। जैसे कि सरकार ने 2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था, और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं, और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे, और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया। देवस्थानम बोर्ड एक ऐसा विषय है जो सरकार के लिए यकीनन मुसीबत बन सकता है, ऐसा माना जा रहा है। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि विरोध और समर्थन लोकतंत्र का अंग है, अभिव्यक्ति करना कोई अजूबा नहीं है। लोकतंत्र में विरोध और समर्थन ये लोकतंत्र के अंग हैं, और अपनी बातों की अभिव्यक्ति करना हर किसी का अधिकार है। अगर उन्होंने अपनी बातों पे अभिव्यक्ति किया तो इसमें कोई ये अजूबा नहीं है। बेशक अभी ये बयान आए कि ये अजूबा नहीं है, लेकिन इससे नुकसान होगा, ये बात तय है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में पुरोहितों के विरोध पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि ये तो एक ट्रेलर है। प्रीतम ने बताया कि कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ है। सुनिए जरा। केदारनाथ के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के अध्यक्ष को और मंत्री को काले झंडे दिखा करके ये संदेश दे दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, और जंग तो आगे जो है जारी रहेगी, और सड़कों पर जो है तीर्थ पुरोहित विरोध करने का काम करेंगे, और कांग्रेस उनके साथ लाभबद्ध होगी। तो प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि ये जंग जारी रहेगी। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, और इस जंग में जो है हमें कहें कि ईंधन का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर नाराजगी है, ये बात तो ठीक है। सरकार आश्वासन दे रही, मुख्यमंत्री तक बदले गए कि ठीक है आपके हकों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ये आज की तस्वीर बता रही है कि ये विषय बहुत बड़ा है और नुकसान हो सकता है। बिल्कुल जीरा, जिस तरह की तस्वीर आज केदारनाथ से आई है, ये जाहिर तौर पे सरकार के लिए, बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, और वो भी ऐसे दिन पर जबकि प्रधानमंत्री का दौरा 4 दिन के बाद होना है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, हालांकि मदन कौशिक और धन सिंह रावत अलग गए थे, वो दोनों नेता इस वक्त मेरे साथ हैं हेलीपैड पर। दोनों केदारनाथ से तुरंत लौटे। आज आपका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है सर वहां पर। तो बात करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं तकनीकी थोड़ी सी समस्या हो जाती है, खासतौर से पहाड़ी राज्यों में नेटवर्क का बहुत बड़ा मसला है। लगातार उनकी सारी बात हमने 1 घंटे तक सुनी, और बात सुनने के बाद हमने कहा कि देखिए इसमें एक्ट बनने के बाद कुछ कमियों को जो आपने बताई होगी, निश्चित रूप से जो कमेटी बनी होगी उसके आगे रखी होगी,
लेकिन आपका जो एक यहाँ बातचीत में आप लोग कुछ विषय रख रहे हैं, हम ये सारा विषय प्रभावी ढंग से बातचीत करेंगे, रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने कोई इस प्रकार का कि दर्शन नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, उनसे बातचीत की, अच्छी बात हुई थी, 1.5 घंटा बातचीत हुई। 3 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और तीनों बार भरोसा ये दिया कि खत्म होगा खत्म होगा खत्म होगा, लेकिन खत्म नहीं हो रहा और ये नाराजगी अब आप लोगों पे भारी पड़ रही है। देखिए, आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के संदर्भ में केदारनाथ गए थे। वहाँ 5 तारीख की भव्य तैयारियां हो रही हैं, पूरा जिला प्रशासन वहाँ काम पे लगा है। और एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ केदारपुरी के लिए काम किया है और हमारी सरकार ने, वो बहुत सुंदर वहाँ काम चल रहे हैं। लगभग 1 दर्जन कामों का उस दिन जो है विधिवत माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। पूरे देश में जो है उस दिन वहाँ से कार्यक्रम जो है प्रसारित किया जाएगा 100 से ज़्यादा स्थानों पर। सवाल है सर कि उससे पहले इतना बड़ा प्रदर्शन। अब देखिए, जो हमारे पुरोहित लोग हैं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी और मुझ तक अपनी बातें रखी हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का भी दौरा वहाँ हुआ था, मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और मुख्यमंत्री जी ने अभी माननीय मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और मुझे लगता है कि जल्दी जो है मुख्यमंत्री जी उन सबसे बातचीत करेंगे। उन्होंने जो बातें हमसे कहीं, हम भी आज मुख्यमंत्री से बात करेंगे और मुझे लगता है कि सरकार का रवैया कभी भी अगर संभव हो तो पूछेगा। पूरा साल गुजर गया, पंडित पुरोहितों का आरोप है, तीर्थ पुरोहितों का, कि आप लोग मिलने के लिए वक्त नहीं देते। मुख्यमंत्री बदल लिया आपने तेजी से, लेकिन आप मिलने का वक्त नहीं देते। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन निकल जाए किसी भी तरह से इसे खींचते खींचते? बिल्कुल, हमारी जो एंकर है जीनत, उनका सवाल है कि 2 साल होने को, 27 नवंबर को 2 साल हो जाएंगे, 3 मुख्यमंत्री बदल गए, आप कई बार उनको मिलने का भरोसा मिलता है, उनसे आप मुलाकात नहीं कर पाते। 30 अक्टूबर की तारीख मिली थी, तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में फेल हो रही है सर, उसकी नाराजगी ऐसा ना हो कि 2022 में आपको भारी पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि जितनी बातें आज तीर्थ पुरोहितों के हमसे हुई हैं, जो जिस एंगल पे उन्होंने हम लोगों से बात की है कि भाई हम ये चाहते हैं और सरकार का रुख क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आज कल में मुख्यमंत्री जब हम लोग बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी अभी 4 दिन पहले जब केदारनाथ गए थे तो उन्होंने भी उनसे भी उनकी बात हुई है और मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में, देश के हित में जो अच्छा होगा वो किया जाएगा। सर, कांग्रेस पूरी तरह कह रही कि हम खुल के इनके साथ हैं। हरीश रावत तो केदारनाथ जाके घोषणा कर चुके हैं कि मेरी तरफ से बोर्ड भंग हो चुका है, एक्ट खत्म हो चुका, अब तो आप लोगों के पाले में गेंद, आपको तय करना है। देखिए, आज भी लोकतांत्रिक ढंग से जब अपनी बात कह रहे थे, एक चीज और कह रहे थे कि हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के थे, बीजेपी के रहेंगे। सबने कही है बात कि हमारी 3 पीढ़ी भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, राज्य के साथ है। ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक ढंग में उन्हें ठीक है, उनको लगा ये ठीक नहीं है तो उन्होंने अपनी बात रखी है। अब यहाँ पर भी मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उनकी बात हुई है और जो प्रदेश के हक में होगा, तीर्थ पुरोहितों के हक में होगा, वो किया जाएगा। लेकिन वो क्या होगा और कब किया जाएगा, सवाल तो ये, क्योंकि कांग्रेस का जो साथ है वो तो तीर्थ पुरोहितों को मिल गया और ये इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, लखनऊ से 5 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। शाइन सिटी कंपनी का डायरेक्टर है, ये अरेस्ट हुआ है। ठगी के मामले में आरोपी है आसिफ पर 300 से ज्यादा केस दर्ज है। कई दिनों से इसका नाम चर्चा में था, सैकड़ों करोड़ की ठगी का इस पर आरोप है। शाइन सिटी स्कैंडल सबसे बड़ा स्कैंडल जिसकी हम बात कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का आरोप। आप जानते हैं कि अब इनाम, खासतौर से अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए का इनाम बहुत बड़ी रकम और बहुत ही गंभीर स्थिति में ही अनाउंस होता है। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, ये पूरी खबर बताइएगा। जीनत, देखिए, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की बहुत बड़ी सफलता मिली है। यूपी का सबसे बड़ा इनामी अपराधी इस वक्त आसिफ नसीम था। 5 लाख का इनाम इसके ऊपर था, जिसको राजधानी लखनऊ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके ऊपर 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हजारों लोगों को इन लोगों ने ठगा था। सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कई अन्य प्रदेशों में करीब 10 जिले ऐसे हैं देश के जहां पर आसिफ नसीम और इसके भाई राशिद नसीम के ऊपर FIR दर्ज है। 300 से ज्यादा मुकदमे तो सिर्फ आसिफ उसकी कंपनी पे दर्ज है। उसको लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। EOW, ED, कई एजेंसीज आसिफ और राशिद के पीछे लगी हुई थी, जिसमें से आसिफ नसीम जो 5 लाख का इनामी है, शासन की ओर से घोषित किया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम है, उस अपराधी को राजधानी लखनऊ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका ही सबसे कारगर है। इस बात को समझाने और टीके के लिए प्रेरित करने के मकसद से बिहार के गया में एक अनूठा प्रयोग जारी है। यहाँ एक कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र चलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कब्रिस्तान में जीवन रक्षक कोरोना टीका। करीमगंज कब्रिस्तान कमेटी की मुहिम। 15,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। कोरोना संकट दूर भगाएगा, जान यही बचाएगा, क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया? बिहार में गया के करीमगंज कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही संचालित है। इस कब्रिस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर और लोगों में कोरोना टीके को लेकर भय दोनों को बहुत करीब से देखा, लेकिन टीकाकरण केंद्र ने लोगों के हर डर और हर अफवाह को दूर करके टीकाकरण की नई इबारत लिखी है। हम लोग जीवन बचाने के लिए इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। मरे नहीं इसके लिए। जी हाँ, इसका तो सुविधा इसलिए नहीं किया जा रहा है जो आदमी सेफ्टी रहे। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों को तो बढ़ चढ़ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों के जो मन में भय है, डर है, इस सब को किनारे कर करके और अपना जीवन को देखते हुए परिवार का रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद मुस्लिम लोगों की है, जो कोरोना टीके को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित थे। कब्रिस्तान कमेटी और टीका केंद्र के सदस्यों ने लोगों की हर शंका का समाधान किया। भारत सरकार का ऐलान हुआ है, तब से लगाया जा रहा है, रोजाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो लोग डरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब इस करीमगंज, न्यू करीमगंज के अलावा जितने भी अगल बगल के मोहल्ले हैं, सभी मोहल्ले के लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत खुशी से आ रहे हैं और खुशी से वैक्सीन लेके जा रहे हैं। अब तो यहाँ सेकंड डोज भी पड़ रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत 100 करोड़ खुराक के अहम पड़ाव को पार कर चुका है। इसके पीछे सरकार के साथ करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र, सरीखे केंद्रों और उसके सदस्यों का योगदान भी शामिल है, जो लगातार टीकाकरण के आंकड़ों के साथ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।